गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की मदद से इस वंश की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व किया गया था। जो ईस्वी है ना, उससे 322 इस वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 322 ईसा पूर्व जो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। और 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस द्वारा मगध पर आक्रमण हुआ था। तो 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटस द्वारा जो है मगध पर आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो जीत गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। 322 में मौर्य वंश की स्थापना किया और 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकेटर है, तो उनके द्वारा मगध पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में जो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। और यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेलेना कहते हैं, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। जो यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटस, उसने अपनी पुत्री जो कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस प्रकार यूनानी आक्रमण का खतरा मगध से हमेशा के लिए टल गया। जो इस प्रकार जो विवाह हो गया, संबंध बन गया, तो इस प्रकार क्या हुआ कि यूनानी आक्रमण का जो खतरा था मगध से हमेशा के लिए हट गया, टल गया। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और इसीलिए जो आक्रमण का जो खतरा मगध से हट गया, इसीलिए इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितना हाथियों का उपहार दिया था? 500 हाथी दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भारत भेजा था। जो सेल्यूकस ने अपना जो राजदूत है मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था? भारत भेजा था। जिन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा इंडिका नामक पुस्तक में किया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और सेल्यूकस ने ही यूनानी जो राजदूत है सेल्यूकस का जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज था। इसका सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज को भारत भेजा और जिन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा इंडिका नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, जो चाणक्य है उसका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त, ये तीनों उन्हीं का नाम है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, वो सब एक ही नाम है। ठीक है, चाणक्य का ही नाम है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन में 6 समितियां थी। मेगास्थनीज जो आया था, सेल्यूकस ने भेजा था मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का चर्चा किया इंडिका नामक पुस्तक में, उसी में 6 समितियां की चर्चा है। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य शामिल थे। जो प्रशासन की चर्चा किया है उसमें 6 समिति था। ठीक है, 6 समितियां थी और हर समिति में 5-5 सदस्य शामिल थे। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या कितना होगी? 6 समिति है और 5 सदस्य, 6 गुना 5, 30 सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और समिति कितना था? 6 समिति था ना, और प्रत्येक में 5-5 सदस्य। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत। मौर्य वंश के बारे में जानकारी का अन्य स्रोत क्या क्या है? विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और नाटक के रूप को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवनी है और नाटक को किसमें दिखाया गया है? विशाख दत्त की पुस्तक जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त का द्वारा जो लिखी मुद्रा राक्षस में आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी और नाटक जीवनी को जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवनी है उसको नाटक के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त कहते हैं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है। जो चाणक्य कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा था। चाणक्य को भारत का क्या कहता है? मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा का जो महल था, क्या नाम था? राजप्रसाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल का नाम क्या था? राजप्रसाद था। ठीक है। मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो राजप्रसाद है, ये मौर्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक लकड़ी का बना हुआ महल था। यह एक लकड़ी का बना हुआ महल था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बनाया गया था। जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। यह लकड़ी का बनाया हुआ महल था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। फर्श और छत लकड़ी का बना हुआ था। इसका जो राजप्रसाद का जो फर्श है और छत है, वो लकड़ी का बना हुआ था, जिसके स्तंभ जबकि जो राजप्रसाद का जो स्तंभ था, वो चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। जो इसका फर्श और छत लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है। जो ये महल था, ये आपका लकड़ी का बना हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में ही बनाया गया था। और इसका जो फर्श और छत जो था लकड़ी का था। फर्श छत क्या था? लकड़ी का था। और जबकि जो इसका स्तंभ था ना, वो चुनार के लाल बलुआ पत्थर का था। चुनार का लाल बलुआ पत्थर का स्तंभ था। ठीक है। और यहाँ से कुल 84 स्तंभ जो है, 84 स्तंभ का प्रमाण मिला है। तो 84 स्तंभ का यहाँ से प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे 84 स्तंभ का प्रमाण मिला है और यहाँ का जो वो स्तंभ है, वो एकाश्म पत्थर का बना हुआ है। किसका? एकाश्म पत्थर। और जिस पर एक विशेष जो पॉलिश हुआ है, तो पॉलिश को क्या कहते हैं हम लोग? जिसे हम लोग जो पॉलिश हुआ है, उसी को ओक कहते हैं। ठीक है। और इस महल का जो कुल लंबाई है 140 फुट है। जो कुल लंबाई है 140 फुट है और चौड़ाई कितना है? 120 फुट है। लंबाई 140 फुट, चौड़ाई 120 फुट। चीनी यात्री फाहियान ने इसे मानव निर्माण नहीं बल्कि देव निर्माण बताया। जो चीन यात्री जो फाहियान है, उसने इसे जो महल को, राजप्रसाद को, उसने मानव निर्मित नहीं परंतु इसने देव निर्मित बताया है। देव निर्मित कहा, देव निर्मित मतलब देवताओं द्वारा बनाया हुआ है, भगवान द्वारा। एरियन ने एरियन ने राजप्रसाद की तुलना सूसा से किया है। एरियन ने राजप्रसाद का जो है तुलना सूसा से किया है। ठीक है। कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह के पश्चात अफगानिस्तान के 4 प्रमुख शहर दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो कार्नेलिया के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, उसके पश्चात उससे उन्हें अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के जो 4 प्रमुख शहर जो है, उन्हें दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। जो अफगानिस्तान का कौन 4 शहर मिला है उन्हें दहेज के रूप में? काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। काबुल को एरिया कहते थे, कंधार को एरोकोसिया, हेरात को जेनरोसिया और मकरान को पेरुस्पे मगई। एरिया एरोकेसिया, जेनरोसिया और पेरुस मगई। तो ये 4 शहर मिला है उन्हें दहेज के रूप में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध का जो राजधानी था, वो पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिया। किससे जैन धर्म का शिक्षा लिया था उन्होंने? भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म का शिक्षा लिया था। इन्होंने जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में है। ये वहाँ पे चंद्रगिरी के पहाड़ियों पे, चंद्रगिरी का जो पहाड़ी है, वहाँ पे जाके इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग। किस विधि से प्राण त्याग दिए? संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार आया। बिंदुसार के आरंभिक शासन के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य थे। जो इनके शासन काल का जो शुरुआती दौर में जो प्रधानमंत्री थे, वो चाणक्य थे। और चंद्रगुप्त का तो प्रधानमंत्री चाणक्य था ही। जो बिंदुसार का था, उसका प्रारंभिक दौर में उसका जो प्रधानमंत्री था, वो चाणक्य था। संस्कृत ग्रंथ में बिंदुसार का नाम अमित्रघात है। संस्कृत ग्रंथ में जो बिंदुसार का जो नाम है, वो अमित्रघात है। इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेटक कहा। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेटक कहा।
बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। क्या अपनाया था? आजीवक संप्रदाय अपनाया था। इस संप्रदाय के अनुसार पृथ्वी पर होने वाले सभी परिवर्तन पहले से ही निश्चित होता है। इस संप्रदाय के अनुसार ये बताया जाता है कि जो पृथ्वी पर होने वाला जो सभी परिवर्तन है वो पहले से निश्चित होता है, निश्चित है। सीरिया के राजा एंटियोकस ने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सीरिया के राजा जो था उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत, उसका नाम एंटियोकस का राजदूत कौन था? डायमेकस था। डायमेकस को वो बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब बिंदुसार ने सीरिया के राजा को 3 मांगे रखी। जब वो डायमेकस आया वहाँ राजदूत एंड्रोकस का जो राजा एंड्रोकस का जो राजदूत डायमेकस आया तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 मांगे रखी। एक सूखा अंजीर, मदिरा और दार्शनिक या पुरोहित। दार्शनिक को पुरोहित बोलते हैं, ठीक है। तो सूखा अंजीर और मदिरा और दार्शनिक और या पुरोहित, ये तीनों चीज का मांग किया। सूखा अंजीर और मदिरा को भारत भेजा गया। सूखा अंजीर और जो आपका मदिरा है इसे भारत भेजा गया, जबकि दार्शनिक को भेजा नहीं गया। दार्शनिक को भारत नहीं भेजा गया, ठीक है। तो ये 2 चीज उन्हें भेजा गया बिंदुसार को। सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा, एक सूखा अंजीर और मदिरा भेजा, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा, ठीक है। अब आते हैं अशोक। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का अन्य नाम क्या था? देवप्री, देवनामप्री और प्रियदर्शी, ये 2 नाम उसका था। देवनामप्री मतलब देवताओं के प्रिय। अशोक का अन्य नाम क्या था? देवनामप्री या देवदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है। देवनामप्री या प्रियदर्शी। अब देवनामप्रिय का अर्थ होता है देवताओं के प्रिय। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया। भाब्रू अभिलेख है उसमें मगध का सम्राट अशोक को बताया गया। मगध का सम्राट किसको बताया गया था? अशोक को मगध का सम्राट कहा गया, ठीक है, भाब्रू अभिलेख में। और नोट में 1837 में जेम्स प्रेसर द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया है। 1837 में जेम्स प्रेसर जो थे उन्हीं के द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध किया। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध किया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक का जो 8वां वर्ष था 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया, ठीक है, जहाँ लाखों संख्या में हत्या हुआ। लाखों संख्या में हत्याएं हुआ और कलिंग को कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। जो कलिंग को जीत लिया गया, लाखों संख्याओं में हत्या की गई और कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। कलिंग युद्ध के बाद, जब कलिंग युद्ध हो गया उसके बाद उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई, ठीक है। कलिंग युद्ध होने के बाद क्या हुआ कि उपगुप्त जो थे उन्हीं के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। यहाँ से अशोक का हृदय को माना जाता है, यहाँ से हृदय परिवर्तन माना जाता है। यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन को माना जाता है। यहाँ से परिवर्तन होगा, ठीक, हृदय परिवर्तन को माना जाता है। अशोक प्रजा को लेकर काफी दयालु हो गया। जो पहले क्रूर था वो अब दयालु हो गया, ठीक है। इसके द्वारा बराबर की पहाड़ी, जहानाबाद और गया की सीमा पर स्थित जो 4 गुफाएं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के लोगों के निवास के लिए बनाया गया। जो अशोक के द्वारा क्या हुआ कि बराबर का जो पहाड़ियां है वहाँ जहानाबाद और गया का सीमा पे जो बराबर की पहाड़ी है, ठीक है, जहानाबाद और गया की सीमा पर स्थित जो बराबर की पहाड़ी है वहां पर 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। इसके लिए आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। आजीवक संप्रदाय के लोग निवास के लिए बनाया गया था 4 गुफाएं। ये 4 गुफाएं का नाम क्या था? एक था विश्वकर्मा गुफा, एक कर्ण चोपर, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी। 4 गुफाओं का नाम क्या था जिसे आजीवक संप्रदाय के लोगों को निवास करने के लिए बनाया गया था? कहाँ? बराबर की पहाड़ी पर। एक था आपका विश्वकर्मा गुफा, दूसरा था कर्ण चोपर, तीसरा था सुदामा गुफा, चौथा था विश्व झोपड़ी।
ठीक है। अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से बिहार से कोई नहीं है, बिहार से एक भी नहीं मिला है। जो 14 शिलालेख में 14 जो कुल 14 शिलालेख मिले हैं वो अशोक के कुल कितने शिलालेख मिले? 14। इनमें 14 में से एक भी बिहार में नहीं है। ठीक है। अशोक के कुल 7 स्तंभलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख कितना था? 14। स्तंभलेख कितना है? 7। अशोक के कुल 7 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि 6 अलग-अलग स्थानों से मिले हैं। इनमें से बिहार से 3 स्तंभलेख मिले हैं। जो स्तंभलेख है वो 7 अलग-अलग जगहों से मिला है। सॉरी, 7 स्तंभलेख मिले हैं, जो कि 6 अलग-अलग जगहों से मिला है। 7 गो स्तंभ मिला है और 6 अलग-अलग स्थानों से मिला है। बिहार में 3 स्तंभ लेख मिले हैं। बिहार में कितना मिला है? 3। ठीक है। बिहार से कितना मिला है? 3। एक है लोहरिया नंदनगढ़, ये पश्चिम चंपारण में, और रामपुरवा, ये पश्चिम चंपारण में, अरेराज, ये पूर्वी चंपारण में। 7 स्तंभ लेख मिला है अशोक का। इसमें से 6 अलग-अलग स्थानों में मिला है, और ये जिसमें से 3 आपका बिहार में है, और आपका 14 शिलालेख मिला था, जिसमें बिहार में एक भी नहीं था। और जो 3 मिला है ना, 3 में से एक पहला है लोहरिया नंदनगढ़ से पश्चिम चंपारण, रामपुरवा पश्चिम चंपारण, अरेराज पूर्वी चंपारण, ये 3 मिल गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों का भ्रमण किया, और बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय अशोक को जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म को बनाने का जो श्रेय किसको जाता है? अशोक को जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कई देशों का भ्रमण किया, और बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने के लिए बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने के लिए जो श्रेय जाता है वो अशोक को जाता है। अशोक इस धर्म के प्रचार के दौरान बोधि वृक्ष का एक छोटा पौधा भिजवाया करते थे। जो अशोक इस धर्म जैसे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के दौरान वो जो बोधि वृक्ष का एक छोटा पौधा, बोधि वृक्ष जो है उसका छोटा पौधा भिजवाया करते थे। बौद्ध धर्म का जो ये प्रचार करने के लिए ये क्या करता था, वो जो बोधि वृक्ष है उसका छोटा पौधा भेजा करता था। अशोक की पत्नी तिसरक्षिता तिसरक्षिता ने बोधि वृक्ष जो है उसको नष्ट करा दिया था। बोधि वृक्ष जो है उसको नष्ट करा दिया। बोधि यहाँ पे वृक्ष होगा, ठीक है। बोधि वृक्ष को नष्ट करवा दिया। जो अशोक की पत्नी तिसरक्षिता ने बोधि वृक्ष को नष्ट करवा दिया था। वर्तमान में बोधि वृक्ष का ये 5वां पीढ़ी है। वर्तमान में जो ये बोधि वृक्ष का है ये आपका 5वां पीढ़ी है। ठीक है। बोधि वृक्ष नष्ट होने का कारण देख लेते हैं हम लोग। बोधि वृक्ष नष्ट होने का कारण देख लेते हैं। अशोक की पत्नी तिसरक्षिता द्वारा नष्ट किया गया। फिर बंगाल के शासक शशांक द्वारा, ये हम लोग आगे शशांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ये इसमें नहीं, बिहार स्पेशल में है। हिस्ट्री के पोर्शन में आप लोग शशांक के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। इसमें नहीं है, बिहार में नहीं। बिहार जो है आपका बंगाल के शासक शशांक के द्वारा। तीसरा है आपका बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा भी तोड़ा गया था। चौथा है प्राकृतिक आपदा जो 1875 में हुआ था। प्राकृतिक आपदा जो 1875 में के द्वारा भी तो जो नष्ट हो गया था चारों। और जो 5वां है कलिंगम के द्वारा श्रीलंका से लाया गया जो बोधि वृक्ष का जो है, अब जो कलिंगम जो था, कलिंगम के द्वारा जो श्रीलंका से लाया गया जो बोधि वृक्ष है, वर्तमान जो पीढ़ी वर्तमान में मौजूद है। ये कलिंगम के द्वारा लाया गया था। ये आपका श्रीलंका से, ये 5वां पीढ़ी है। 4 आपका नष्ट हो गया, ये 5वां है। अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक का जो पुत्र है महेंद्र और पुत्री कौन है? संमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। लगभग 251 ईसा पूर्व अशोक के शासन काल में तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। जो जो तीसरा जो आपका जो बौद्ध धर्म का बौद्ध सभा जो है, बौद्ध सभा जो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था तीसरा, कब किया गया था? 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व जो है अशोक के शासन काल में तीसरा जो बौद्ध सभा जो है, बौद्ध संगीति बोले, जो बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ठीक है।
बौद्ध धर्म अपनाने के 10 वर्ष बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 10वें वर्ष में अशोक का गया में भ्रमण हुआ। जो बौद्ध धर्म जब अपनाया अशोक ने, उसके 10वें वर्ष में जब अपनाया, उसके 10वें वर्ष में अशोक द्वारा बौद्ध गया का भ्रमण हुआ। यहाँ उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को तथा सहायकों को यथासंभव मदद की। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसके 10वें वर्ष अशोक ने बौद्ध गया का भ्रमण किया और वहाँ पे जाके उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों और जो असहाय लोगों को यथासंभव उन्होंने उसने मदद किया। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई। अशोक ने क्या नीति अपनाई? धम्म नीति अपनाई। अशोक के बाद मौर्य शासक जो है कौन बने? कुणाल बने। ठीक है। अशोक के बाद अब जो ये अशोक ने धम्म नीति अपनाया और फिर अशोक के बाद जो मौर्य शासक जो बने कुणाल बने। अशोक के पुत्र दशरथ, अशोक के पौत्र कौन था? दशरथ। ठीक है। के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी तो 3 गुफाओं का निर्माण कराया। जो अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों जो है वहाँ पे 3 गुफाओं का निर्माण कराया। गोपिका गुफा, वापियान गुफा और वादिथिका गुफा। अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया। गोपिका गुफा, वापियान गुफा और वादिथिका गुफा। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त था। ठीक है। इसके बाद जो है वृहदत्त को पुष्यमित्र ने मार के फिर शुंग वंश का स्थापना कर देता है। इसके बाद जो शुंग वंश आएगा, ठीक है, इसको हम लोग मौर्योत्तर शुंग वंश होगा, कन्नव वंश होगा, कुषाण वंश होगा, इन सबको हम लोग मौर्योत्तर काल के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। और जो नागार्जुन की पहाड़ी है ना, अगर पूछिएगा कहाँ है, तो ये कहाँ है आपका? या तो दो जगह आता है, या जहानाबाद या गया। ये ऑप्शन में यही दोनों रहेगा, या तो जहानाबाद में होगा या गया में होगा। ठीक है, नागार्जुन की पहाड़ी। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल देखेंगे, उसमें हम लोग शुंग वंश पढ़ेंगे, कन्नव वंश पढ़ेंगे और कुषाण वंश पढ़ेंगे। ये तीनों हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।